सवाल लिखें। Following errors have been discovered. Following errors have been discovered. नंबर 1। अच्छा, अब मैं मिक्स कर रहा हूं, इसमें जरूरी नहीं कि हर एरर में सस्पेंस है। क्रेडिट नोट इशूड, क्रेडिट नोट इशूड ऑफ 2400 2400 was recorded in books as credit note received of 4200। क्रेडिट नोट इशू किया था लेकिन इसको बुक्स में ऐसे लिखा जैसे क्रेडिट नोट रिसीव किया है 4200 का। नेक्स्ट, receipt of 12,000 from debtors was omitted from books. Next, purchase return of 3,000 was posted to purchases account as 8,000 8,000। Next, repairs to office equipment of 7,000 was recorded as purchase of equipment। इसी पॉइंट में चल रहा है। डेप्रिसिएशन on equipment is charged at 20%। 20%। Next, closing inventory was undervalued by 1900। Next, debit side of furniture account was under totaled by
2500 2500 इसी में चल रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, depreciation on furniture is charged, depreciation on furniture is charged at 20%, 20% और नेक्स्ट एरर नहीं है, वैसे ही नीचे लिख लें पॉइंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स is maintained, provision for bad debts is maintained at 10% of debtors, 10% of debtors। रिक्वायरमेंट का पार्ट ए है, रिक्वायरमेंट का पार्ट ए है। रेक्टिफाइंग एंट्रीज ये आपसे रिक्वायर्ड है, और पार्ट बी है ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एज पर ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एज पर ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट। ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट का मतलब अभी बना दिए अकाउंटेंट ने, लेकिन अभी इसमें कुछ खराबियां हो सकती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट एज पर ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट वर 12 लाख and 750,000 respectively, 1.2 million and 750,000 respectively। Calculate correct, calculate, यही रिक्वायरमेंट बी चल रही है। Calculate correct gross profit and net profit, calculate correct gross profit and net profit। पार्ट ए आपसे रिक्वायर्ड है, फिर पार्ट बी मैं सिखाता हूं। करें रेक्टिफाइंग एंट्रीज। अब इसमें कहीं सस्पेंस है, कहीं नहीं है, इसलिए अब मोहतात होकर देखना है कि एंट्री एरर सिस्टम में कहां हो रहा है, रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो रहा है कि पोस्टिंग के टाइम पे हो रहा है।
हाँ जी, चले ठीक है। फर्स्ट रेक्टिफाइंग एंटीज पार्ट ए। पहला एरर क्या है? वर्किंग्स। जिस एरर को जबानी कर सकें उसको जबानी जरूर कर लें, जिसमें जरा सी भी मुश्किल लग रही हो तो उसकी ना वर्किंग बना लें। नंबर 1 एरर रॉन्ग ये हुआ कि हमने इसको क्रेडिट नोट रिसीव होती है परचेज रिटर्न्स, हमने इसको क्रेडिटर्स डेबिट और परचेज रिटर्न्स क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड ये पोस्टिंग के टाइम का एरर नहीं है, ये रिकॉर्डिंग के टाइम का है। रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना सस्पेंस नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड तो पूरा डेबिट क्रेडिट ही होगा, वो तो पोस्टिंग के टाइम पे फिर इधर उधर चीजें निकल जाती हैं। और कितना 4200। और करेक्ट क्या होना चाहिए था? ये क्रेडिट नोट इशूड था यानी सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न्स डेबिट और डेटर्स क्रेडिट होने चाहिए थे 2400। तो ये फालतू है, इसको रिवर्स कर दें। ये नहीं की, अब कर लें। सेल रिटर्न्स 2400, परचेज रिटर्न्स 4200, क्रेडिटर्स 4200 और डेटर्स 2400। दूसरा एरर, कस्टमर से पैसे मिले थे लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए, तो अब कर लें। कैश और डेटर्स कितने? 12000। तीसरा परचेज रिटर्न्स। अब जरा इस पे गौर करें कि ये कहा हुआ है कि परचेज रिटर्न वॉज रिकॉर्डेड इन बुक्स एज परचेजेस। नहीं, इसका मतलब असल में परचेज रिटर्न्स थी और रिकॉर्डिंग परचेज रिटर्न्स के हिसाब से ही हुई है। यानी अगर तीसरा करेक्ट देखेंगे तो करेक्ट ये परचेज रिटर्न्स के हिसाब से ही रिकॉर्डिंग हुई है। क्रेडिटर डेबिट और परचेज 8000 3000 ये करेक्ट है। रॉन्ग ये हुआ, और रॉन्ग में कहा हुआ है परचेज रिटर्न्स की जगह परचेजेस, यानी क्रेडिटर्स सही है। जब पोस्टिंग करने लगे होंगे तो इसको पोस्ट करना होगा क्रेडिटर्स में डेबिट, वो सही कर दिया होगा। कैसे पता सही कर दिया होगा? क्योंकि उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ कहा है कि परचेज रिटर्न्स थी, उनको परचेजेस अकाउंट में पोस्ट कर दिया, तो क्रेडिटर्स फिर सही हुआ होगा। परचेज रिटर्न्स में क्रेडिट जाना था 3000, इसकी जगह परचेजेस के अकाउंट में चला गया 8000 और यकीनन डेबिट साइड पे गया होगा। ये रॉन्ग है। अगर इस सवाल में कहा, इस एरर में कहा होता कि परचेज रिटर्न्स ऑफ 3000 was recorded as purchases of 8000, तो फिर रॉन्ग परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट 8000 हुआ होता, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में गलती हुई होती। तो अगर पोस्टिंग में गलती हो रही है और क्रेडिटर्स का कोई जिक्र नहीं, तो क्रेडिटर्स सही है। परचेज रिटर्न्स को परचेजेस में लिख दिया, यानी परचेज रिटर्न्स को नहीं लिखा और परचेजेस में 8000 लिख दिया, और लिखता तो डेबिट पे ही लिखा होगा। अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? परचेज रिटर्न्स में क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुई, अब कर देते हैं 3000। परचेजेस में फालतू डेबिट हो गया हुआ है, क्रेडिट कर देते हैं 8000 और सस्पेंस
डेबिट 11,000। ये सही हो गई? बस फिर आ गया आपको एक्टिवेशन ऑफ एरर्स। चौथा एरर, रिपेयर्स को रिकॉर्ड कर लिया परचेज ऑफ इक्विपमेंट, यानी रिपेयर्स डेबिट करना था, इक्विपमेंट डेबिट कर दिया, तो रिपेयर्स डेबिट और अरे परचेज ऑफ इक्विपमेंट कौन सा अकाउंट होता है भाई? इक्विपमेंट कितना, और फिर डेप्रिसिएशन फालतू चार्ज कर ली, वो रिवर्स कर देते हैं 7,000 का 1,400। अच्छा, जिस एंट्री पे भी जिसको भी लगे कि करेक्ट और रॉन्ग करके दिखा दें वो बता देना। जो मुझे लग रहा है बहुत जरूरी वो तो मैं जरूर कर रहा हूं, बाकी जो लग रहा है कि स्ट्रेट है तो वो नहीं कर रहा। फिर नंबर 5, बाय डिफॉल्ट होती है पीरियोडिक इन्वेंट्री। तो पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है? इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। अंडर वैल्यूड का मतलब है कम लिख दी तो मजीद कर लेते हैं इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। कितने से? 1900। देखें पीरियोडिक सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की क्या कहानी है। ईयर एंड पे फिजिकल काउंट होता है, फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है, फिर उस वैल्यू से एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो अगर कहा है कि वॉज अंडर वैल्यूड, यानी जब उसकी वैल्यू निकाल रहे थे तो कम निकाली, तो वैल्यू कम निकाली तो उस कम से ही एंट्री की ना, फिर तो और एंट्री कर देते हैं। अंडर वैल्यूड यानी जब वैल्यू निकाली थी तो कम निकाली गई थी वैल्यू, तो हम क्लोजिंग स्टॉक की मजीद एंट्री कर देते हैं। ये लगता है गलत हो गया, सबका गलत हो गया। छठा एरर, फर्नीचर का, अब ये एक अकाउंट की बात हो रही है, तो जब फर्नीचर के अकाउंट का बैलेंस निकाल रहे थे तो वो डेबिट कम टोटल हो गया, तो और बढ़ा दें फर्नीचर डेबिट। मसला सिर्फ फर्नीचर अकाउंट का था, सस्पेंस 2500, और फर्नीचर कम लिखा गया था तो ऑप्शन कम थी, और कर देते हैं 2500 का 20%, 500। और बैड डेट, अब बैड डेट के लिए हमें देखना पड़ेगा कहां कहां किस एंट्री में डेटर इस्तेमाल हुआ है। तो डेटर हुआ है क्रेडिट और डेटर हुआ है क्रेडिट, बस। डेटर क्रेडिट होने का मतलब है डेटर कम हुआ है, तो प्रोविजन भी कम करेंगे। तो जब कम करेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट। कितने से डेटर कितने से कम हुआ? 14,400 से, तो उस पे 10%। हाँ जी, बताएं किसी एंट्री में था। अच्छा, अब आपको सिखाता हूं प्रॉफिट ठीक करना। अगर सवाल में रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी मांगी हैं और प्रॉफिट भी ठीक करने को कहा है, फिर बहुत आसान है। लेकिन अगर रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं मांगी और वैसे ही बस प्रॉफिट ठीक करने को कहा है, तो उसमें नसीहत मेरी फिर भी यही है कि वर्किंग में, रफ वर्किंग में रेक्टिफाइंग एंट्रीज बना लेना। दोबारा, अगर प्रॉफिट सही कैलकुलेट करने को कहा है और सवाल में रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी मांगी हुई थी, तो फिर बहुत आसान है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो मैं आपको अभी टिप बताता हूं उसकी। लेकिन अगर रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं भी मांगी थी, सिर्फ प्रॉफिट ही ठीक करने को कहा था, तो उस पर भी मेरी नसीहत यही है कि आप रेक्टिफाइंग एंट्रीज बना लेना। अच्छा, आप टिप समझें। अगर हमने रेक्टिफाइंग एंट्री में कोई P&L आइटम डेबिट क्रेडिट की है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट अफेक्ट होगा, बढ़ेगा कम होगा। अगर हम कोई P&L आइटम डेबिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और क्रेडिट कर रहे हैं तो बढ़ जाएगा। तो लिख लें बात। अगर आपको नेट प्रॉफिट करेक्ट करने को कहा है, तो आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज में देखना है। अगर कोई P&L आइटम डेबिट हो रही है तो उसको प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे,
क्रेडिट हो रही है तो ऐड कर देंगे। दोबारा, अगर नेट प्रॉफिट ठीक करने को कहा है और रेक्टिफाइंग एंट्री में कोई पीएनएल आइटम मतलब एक्सपेंस इनकम, कोई पीएनएल आइटम डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट में से माइनस होगा, और अगर क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट ऐड होगा। ये बात लिखी। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में लिखाता हूं पहले मैं आपको, ये पार्ट बी नेट प्रॉफिट ठीक कर दूं। करेक्ट नेट प्रॉफिट, गलत वाला प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट 750,000। अब हमने ना अपनी रेक्टिफाइंग एंट्रीज को देखना है, कहां कहां पीएनएल आइटम डेबिट क्रेडिट हो रही है। नूर जी, पहली एंट्री में नहीं है, ये है ना भाई, पीएनएल आइटम ही है ये, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न पीएनएल आइटम है, तो रिटर्न्स दोनों ही डेबिट हो रही है। 24 और 42, 66 एड लेस डेबिट हो रही है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। परचेजेस भी क्रेडिट हो रही है, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट हो रही है, तो ऐड कर देंगे। अलग अलग करना है, अलग अलग कर दे, मिला के करना है, मिला के कर दे। 3,000 रिपेयर्स डेबिट हो रही है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है। 7,000 डेबिट हो रहा है, माइनस डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, ऐड। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो रही है, 1900 क्रेडिट हो रही है, तो ऐड। डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है, 500। बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है, 1440। तो करेक्ट नेट प्रॉफिट हो जाएगा जी 751,640। अच्छा, इसको नोट करके ना, इसकी दो ज़बानी वैरायटियां बताता हूं, इसको नोट कर लें, फिर दो वैरायटी और बताता हूं। ये नोटेड। अच्छा,
हाँ जी बताओ वैरायटी, यही इसी के साथ ही लिख लीजिएगा। अगर इस सवाल में नेट प्रॉफिट ना बताया होता और पूछा होता व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑन नेट प्रॉफिट, तो और क्या अंग्रेजी होती, ये आपके सामने है, प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 1640, पॉजिटिव आ रहा है ना, इंक्रीज। अभी तो मैंने 7.5 लाख दिया था और करेक्ट पूछा था, तो 7.5 लाख ऊपर लिखा, करेक्ट आंसर आ गया। अब अगर प्रॉफिट ना दिया होता और बस पूछा होता इफेक्ट ऑफ करेक्शन, तो उसका जवाब 1640 का इंक्रीज है। बस पहली लाइन उड़ाई है, तो पॉजिटिव है तो इंक्रीज और नेगेटिव है तो डिक्रीज। रिक्वायरमेंट दोबारा बता रहा हूं, अगर प्रॉफिट ना बताया होता, बस पूछा होता इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर्स ऑन नेट प्रॉफिट, तो उसका जवाब है 1640 से इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी लिखा। अच्छा दूसरी वैरायटी, प्रॉफिट ना बताया होता, पूछा होता व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन नेट प्रॉफिट, तो इसका जवाब क्या होता? अच्छा चलिए उर्दू में बताता हूं, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये जुमला सही है, या नेट प्रॉफिट कम था, ये जुमला सही है? कम था। कैसे पता कम था? क्योंकि बढ़ा रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट वाज अंडरस्टेटेड बाय 1640। इसी सवाल में प्रॉफिट ना बताया होता, ये पूछा होता कि इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन नेट प्रॉफिट क्या था, तो एरर्स की वजह से नेट प्रॉफिट अंडरस्टेटेड था बाय 1640। अगर पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट पे करेक्शंस का क्या इफेक्ट होगा, तो हम कहेंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फ्यूचर बढ़ जाएगा। और अगर पूछ रहे हैं कि एरर्स का क्या इफेक्ट था, तो नेट प्रॉफिट अंडरस्टेटेड था बाय 1640। नहीं, तो करेक्शन ऑफ एरर्स, और अगर हर एक का अलग बता ही रहे हैं तो सामने नजर आ रहा है, हर एक अलग अलग बताना है, तो इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चले इसी सवाल पे वापस, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या पूछी थी मैंने? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। नेट प्रॉफिट के लिए क्या टिप्स लिखी हैं? अगर डेबिट क्या आइटम, पी एंड एल आइटम, पी एंड एल आइटम। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या टिप लिखे? जो जीपी से ऊपर ऊपर वाली आइटम्स है, यानी सेल कॉस्ट ऑफ सेल वाली आइटम्स। जितनी आइटम्स जीपी से ऊपर ऊपर आ रही होती हैं, यानी सेल कॉस्ट ऑफ सेल, उनमें अगर कोई आइटम डेबिट हो रही है, जो बात अभी पी एंड एल के लिए कही थी आपने कि कोई पी एंड एल आइटम, अब पी एंड एल आइटम की जगह जीपी से ऊपर वाली आइटम्स, यानी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। अगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल वाली आइटम्स रेक्टिफाइंग एंट्रीज में डेबिट हो रही है तो लेस कर देना है, क्रेडिट हो रही है तो ऐड कर देना है। तो रॉन्ग जीपी कितना था? 12 लाख। अब बताएं इनमें से मैं कौन सी आइटम लिखी रहने तो कौन सी उड़ा दूं?
रिटर्न्स, परचेजेस, रिटर्न्स, रिपेयर उड़ा देंगे। जी, कॉस्ट ऑफ सेल। चल, ये करेक्ट जीपी हो गया। कितना? 12063। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? नहीं, दोनों को अलग अलग करें वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर जीपी नेट प्रॉफिट दोनों ठीक करने को कहा है तो आप दोनों को सेपरेट चलाएं, वरना आइटम्स में मिक्स कर जाएंगे। हाँ भाई, डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? पैसे जल्दी दे देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये डिस्काउंट एग्रीमेंट का पार्ट था जो कि आप FR 2 में पढ़ेंगे जाके चीज, अगर ये इंट्रो में ना बताई होती और FR 1 में भी इसका जिक्र ना होता तो ये बिल्कुल मैं ये वाली चीज ना बता रहा होता। डिस्काउंट इज अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। डिस्काउंट was subsequently offered for recovery. और इनमें से एग्जाम लेवल पे बाय डिफॉल्ट ये होता है, यानी इस चैप्टर के लिए बाय डिफॉल्ट ये है। अगर ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था ना, यानी कस्टमर को चीजें बेचते हुए ही पहले ही तय था, तो फिर डिस्काउंट को सेल में से ही लेस कर देते हैं। फिर डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम परचेजेस। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो, यानी अगर हमें मिला है तो, या फिर सेल्स अगर डिस्काउंट अलाउड है तो। और अगर बाद में हुआ तो डिस्काउंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस या इनकम। यानी अगर डिस्काउंट अलाउड है तो उसको हम समझेंगे एक्सपेंस हुआ है, और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो उसको इनकम समझेंगे।
तो आपको तो नहीं पता चलेगा कि लेफ्ट है कि राइट है, तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट वाला ही है। चलें एक छोटा सा सवाल करते हैं, 5 चैप्टर्स पे ऑटम 18 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा। टिमोथी इंटरप्राइजेस ऑटम 18 करेक्शन ऑफ एरर्स में ऑटम 18 टिमोथी इंटरप्राइजेस। अच्छा, ये सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ें सिर्फ, और रिक्वायरमेंट देखें। हाँ जी, 31 दिसंबर 17 का गलत जीपी और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और उनको ठीक करने को कहा है। अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट तो प्रॉफिट ठीक करना है, लेकिन मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि आप ना वर्किंग में सही, यानी पहला पेज छोड़ दिया मेन सोल्यूशन के लिए और वर्किंग्स में आके ना रेक्टिफाइंग एंट्रीज बना लेते हैं। एक तो ये कि प्रॉफिट ठीक करने में भी हेल्प होगी, दूसरा रेक्टिफाइंग एंट्रीज की प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो एक एक करके चलते हैं। पहला एरर, ये मैं ऑटम 18 कर रहा हूं, पहला पेज छोड़ दिया प्रॉफिट ठीक करने के लिए, वर्किंग्स में आ गया और वर्किंग्स में हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनाने लगे। सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, इसलिए वर्किंग में बना रहा हूं। पहला एरर, जी गुड्स हमें पहुंची नहीं थी, हमने इनको परचेजेस रिकॉर्ड कर लिया। तो इसमें अच्छा, ये चूंकि ना पुराने दौर का सवाल है ना, तो उस दौर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये चीजें अभी रास्ते में हैं, इनको कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। तो ये हम तक अभी पहुंची ही नहीं थी, इसलिए परचेजेस रिकॉर्ड नहीं करनी बनती थी, गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड करनी बनती थी। तो रेक्टिफाइंग क्या बन जाएगी? हमने परचेजेस रिकॉर्ड कर ली, गुड्स इन ट्रांजिट, और ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है ना, ये इन्वेंट्री ही होती है, यानी ये एसेट होता है, और परचेजेस क्रेडिट 3700। दूसरा एरर, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, यानी गुड्स खरीद के लाने के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन, इसके साथ क्या सलूक होता है? ये क्या चीज है? गुड्स को खरीद के लाने का रास्ते का खर्चा, ये कॉस्ट ऑफ परचेजेस में ही ऐड होता है। खरीदना, खरीद के लेके आना, ये सब परचेजेस का हिस्सा है। तो असल में थी ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड वॉज इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का मतलब है गुड्स बेचते हुए कस्टमर तक पहुंचाना। तो जो हम खरीदते हुए चीजें ला रहे हैं उन पे जो ट्रांसपोर्ट है वो कॉस्ट ऑफ परचेज का हिस्सा है, और जो कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं वो खर्चा, वो सेलिंग एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, वो सेलिंग एक्सपेंसेस है। कस्टमर तक चीजें डिलीवर करना सेलिंग एक्सपेंसेस है। तो असल में थी ये चीजें खरीद के लाने का रास्ते में खर्चा, हमने इसको रास्ते का खर्चा चीजें डिलीवर करने का समझ लिया। असल में क्या होना चाहिए था? परचेजेस डेबिट, हमने इनको सेलिंग एक्सपेंस डेबिट कर लिया। तो
परचेजेस डेबिट कर लेते हैं और डिलीवरी एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। कितना? 2000। क्या जी? वो चूंकि पहुंची ही नहीं थी तो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल नहीं थी तो होनी बनती भी नहीं थी। नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक की कहानी क्या है भी दोबारा? ईयर एंड पे गिनती गिनते हैं, उनकी गिनती गिनने के बाद उनकी वैल्यू लगाते हैं और फिर उसकी एंट्री करते हैं। अच्छा, स्टोर में तो हजारों चीजें हैं, 2 उंगलियों पे गिनेंगे तो वो तो भूल जाएंगे, तो फिर लिस्ट बनानी शुरू कर देते हैं। उसको स्टॉक लिस्ट या स्टॉक शीट्स भी कहते हैं। गिनते जा रहे हैं और लिस्ट बनाते जा रहे हैं। 1500 पेजेस बन गए। फिर क्या किया? उन सबका टोटल किया। अब कैलकुलेटर पकड़ा और पहले पेज से टोटल करना शुरू किया तो रास्ते में कैलकुलेटर खत्म हो गया, वो जो काला धब्बा आना शुरू हो जाता है। तो फिर हर पेज का टोटल करते गए और अगले पेज पे वो टोटल लिखते गए। तो एक पेज का टोटल किया था, असल में वो 21380 था, इंस्टेड ऑफ 21380 उसको लिख दिया हमने 21830। सब टोटल ऑफ अ क्लोजिंग स्टॉक शीट, स्टॉक की गिनती गिनी, पेजेस पे लिस्ट बनाई, हर पेज का टोटल करते गए। तो एक पेज का टोटल असल में था 21380, लिख दिया 21830। तो इससे क्या हो गया? 500 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आ गई। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। 500 ज्यादा से हो गई तो रिवर्स कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 450। चौथा, हमें पैसे मिले और हमने समझा के सेल दें, जबकि असल में वो डेटर ने पैसे दिए थे। तो ये थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई इसकी। ये तो पहले हम वर्किंग कर रहे हैं तो गंदी मंदी वर्किंग कर लेते हैं। रॉन्ग क्या हुआ? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 21। करेक्ट क्या होना चाहिए था? कैश 21850, डेटर पूरा 23 था। कितना डिस्काउंट दे दिया हमने इसको? 1150। अब ये डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना भी सही है, प्रेफर्ड है सेल्स डेबिट करना। तो रेक्टिफाइंग क्या बनी? सेल्स इतने से डेबिट करनी थी, इतने से क्रेडिट कर दी। इतने से डेबिट करनी थी, इतने से क्रेडिट कर दी। ये भी डेबिट और ये भी डेबिट, यानी सेल्स डेबिट 23,000। इतने से क्रेडिट कर दी है, ये भी डेबिट करनी है और वो जो डेबिट करनी थी वो तो की ही नहीं, वो भी करनी है। और डेटर क्रेडिट करना था, नहीं किया। पांचवा, गुड्स थी
जिनकी सेल वैल्यू 4500 की सेल वैल्यू और वो हमने उठा के खुद ही ऑफिस रिपेयर्स में इस्तेमाल कर ली और उसकी एंट्री नहीं हुई। तो अब कर दें, क्या एंट्री करें? खुद ही ऑफिस रिपेयर में इस्तेमाल कर ली, एंट्री नहीं हुई, ड्राइंग्स नहीं ऑफिस में इस्तेमाल हुई है। रिपेयर्स डेबिट, पीरियोडिक सिस्टम है, पीरियोडिक सिस्टम है, परचेजेस। ये मैंने आपको जब एंट्रीज दिखाई थी तो उसमें ये एंट्री भी लिख के दी थी। कितने से? उनकी कॉस्ट से। 4500 तो उनकी सेल वैल्यू है, कॉस्ट कहां से आ गई? रिक्वायरमेंट से ऊपर। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 25%। और ये मार्कअप मार्जिन कॉस्ट में अच्छी तरह पढ़ लिया और कॉस्ट नहीं पढ़ी तो इंट्रो में पढ़ा होगा। 4500 मार्कअप है, मार्कअप 3600। छठा, कंप्यूटर खरीदा था और उसको परचेजेस में लिख दिया। असल में वो कंप्यूटर था, परचेजेस में लिख दिया। तो कंप्यूटर्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट कितना? 42,000। और नीचे डेप्रिसिएशन की भी इंफॉर्मेशन है जी, 25%। तारीख दी हुई है ताकि महीने गिन सकें। कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं किया था तो डेप्शन भी रिकॉर्ड नहीं की होगी। कितने महीने? 25%, 9/12 जी, 7875। चले यहां से कल कंटिन्यू करता हूं।